गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसे कि आपको पता है कि लॉकडाउन के कारण सीबीएसई बोर्ड ने हमारा 30% सिलेबस रिड्यूस किया है। तो उसमें हमारा जो हरिवंश राय बच्चन जी का आत्म परिचय तो डिलीट हो चुका है, बट एक गीत कविता हमने करनी है। इसी के साथ साथ नंबर 2 आलोक धनवा पतंग, ये भी डिलीट हो चुका है, ये हमने अब कविता नहीं करनी। इसके बाद कुंवर नारायण, जो हमारा 3rd चैप्टर है कुंवर नारायण का, इसकी फर्स्ट कविता है कविता के बहाने, यह तो हमने करनी है। लेकिन बात सीधी थी लेकिन इसका भी 2nd चैप्टर जो भी है या 2nd पार्ट है जो, ये हमने नहीं करना, कट है। ओके, तो हमने क्या ध्यान रखना है, जब हम इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर रिवीजन के लिए करते हैं तो ये इकट्ठे ही दे रखे होते हैं, कंबाइन होते हैं फर्स्ट और 2nd के। उसमें से हमने ओनली कविता के बहाने के जो भी क्वेश्चन आंसर है या अर्थ ग्रहण से संबंधित प्रश्न उत्तर है वो कविता के बहाने का ही लर्न करना है, बात सीधी थी पर के नहीं करने। तो आज हम चैप्टर करेंगे कविता के बहाने। तो हमारा चैप्टर है कविता के बहाने, इसके राइटर हैं कुंवर नारायण जी। कविता के बहाने में कवि ने ये बताया है कि जो कविता है एक रचना होती है। कविता, पहले तो आप ये समझ लो कविता क्या है, ये क्वेश्चन आता है तो आप लिखोगे कविता एक रचना है। उसके बाद अगर वो पूछते हैं कि जो भी आपका ये दिया होगा पद्यांश, उसके आधार पर पूछे, जैसे इसमें लिखा हुआ है कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने, तो हम लिखेंगे कविता एक रचना है और जो कि जैसे उसकी उड़ान चिड़िया के उड़ान के समान है। उसके बाद अगर ये क्वेश्चन आता है कि चिड़िया क्या नहीं जानती, तो हम ये राइट कर सकते हैं कविता की उड़ान को चिड़िया नहीं जानती। तो पहले आपके माइंड में ये क्लियर होना चाहिए कि अगर क्वेश्चन आता है कविता क्या है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, ये लिख देना कि कविता एक रचना है, ये माइंड में रखना जरूरी है। तो इसमें कवि ने कविता के बारे में बताया है, उसकी सर्वव्यापकता के बारे में बताया है, उसका कंपैरिजन वो भिन्न भिन्न तरीके से वो कर रहा है, कई चीजों के साथ उसको मिक्सअप करके। पहले वो कहते हैं कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने, कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने, बाहर भीतर इस घर उस घर, कविता के पंख लगा उड़ने के माने, चिड़िया क्या जाने। तो पहले कवि कहता है कि कविता एक उड़ान है और उसकी उड़ान जैसे चिड़िया की उड़ान है उसी की तरह कविता की भी उड़ान होती है। लेकिन साथ ही वो कहते हैं कि कविता की उड़ान को चिड़िया की उड़ान के समान नहीं कहा जा सकता, क्योंकि चिड़िया जो उड़ती है उसका स्थान निश्चित है, उसकी सीमा सीमित है, वो थोड़ी थोड़ी दूर में एक घर से दूसरे घर या इस जगह से उस जगह तक उड़ सकती है, इतनी ही उड़ान भरती है, उसकी उड़ान बंधी हुई रहती है। लेकिन कविता से जो उड़ान है वो उससे बहुत ज्यादा असीमित है। कविता अतीत के बारे में भी हो सकती है, वर्तमान के बारे में भी हो सकती है और भविष्य के बारे में भी हो सकती है। तो उसकी उड़ान चिड़िया की उड़ान के समान नहीं है। चिड़िया की उड़ान और कविता की उड़ान में अंतर है, क्योंकि चिड़िया की उड़ान व्यापक नहीं है लेकिन कविता की उड़ान व्यापक है, वो जैसे कण कण में व्याप्त है, तो कविता भी इस प्रकार से कण कण में व्याप्त है। इसके बाद दूसरा स्टैंजा है कविता एक खिलना है फूलों के बहाने, कविता का खिलना भला फूल क्या जाने, बाहर भीतर इस घर उस घर, बिना मुरझाए महकने के माने फूल क्या जाने। अब कवि कहता है कि जिस प्रकार फूल खिलता है उसी प्रकार कविता भी खिलती है, जैसे फूल खिलते हैं उसी प्रकार कविता भी खिलती है। लेकिन उसके बाद वो कहते हैं फूलों का खिलना और कविता का खिलना अलग है, फूल कविता के खिलने के बारे में नहीं जान सकते। क्यों नहीं जान सकते? क्योंकि फूलों की सुगंध, उनकी खुशबू तो आज होगी कल नहीं होगी।
मतलब उसकी जो महकने की खुशबू है वो 1 या 2 दिन तक ही रहती है, लेकिन एक कविता जिसकी रचना हो चुकी है वो आज भी उतनी ही खुशबू बिखेरेगी, और हम आगे जब भी उसे रीड करेंगे तो भी वह उतनी ही खुशबू बिखेरेगी, हमें उसे पढ़ने में उतना ही आनंद आएगा। फिर मतलब कविता कभी मुरझाती नहीं है, तो इसलिए कविता फूलों से अलग है। बिना मुरझाए हुए महकना, इस बारे में फूल नहीं जान सकता। अगर अब क्वेश्चन आता है कविता क्या है, तो हम लिखेंगे कविता एक रचना है जैसे कि फूल का खिलना। इसके बाद कवि कहते हैं कविता एक खेल है बच्चों के बहाने, बाहर भीतर यह घर वह घर सब घर एक कर देने के माने, बच्चा ही जाने। अब कवि ने ये मान लिया है कि कविता एक खेल है जो बच्चों के समान है। अब बच्चों के समान क्या है, पहले तो वो कहते हैं कि उसके चिड़िया की उड़ान के समान है, फिर कहते हैं नहीं है, फिर कहते हैं फूल के खिलने के समान है, फिर कहते हैं नहीं है। लेकिन अब वो मान चुके हैं कि बच्चों के बहाने कविता एक खेल है। अब वो कैसे है, अब बच्चा जो अपने संस्कार है, अपने अतीत में जो उनके माता पिता से संस्कार लेकर अपने वर्तमान को भी वो सुधारते हैं, और इसी के साथ साथ वही संस्कार अपने भविष्य तक भी लेके जाते हैं। और कविता भी यही करती है, उसकी उड़ान भविष्य काल, वर्तमान काल और अतीत तीनों तरफ ही फैली हुई है। तो इस प्रकार एक बात तो ये हो गई। अब दूसरा क्या है, अब बच्चे खेलते हैं तो ये नहीं देखते कि यह इसका घर है या उसका घर है। बच्चों के लिए सब घर एक जैसे हैं, वो अपने घर समझकर ही दूसरे के घर में भी खेल लेते हैं। तो इस प्रकार कविता भी किसी ऊंच नीच या अमीर गरीब का भेदभाव नहीं करती, वो सबको एक कर देती है। तो यह इसका मीनिंग है सब घर एक कर देने के मानी। मतलब कविता में भी किसी से कोई भेदभाव नहीं किया जाता, और बच्चे भी किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं करते, और एक घर या किसी भी घर को अपना घर समझकर खेलना स्टार्ट कर देते हैं। तो इसके मायने बच्चा ही जान सकता है। इसको हम इस प्रकार भी बता सकते हैं, जिस प्रकार बच्चे के खेलने की कोई सीमा नहीं होती, वो किसी भी घर में जाकर अपना खेल सजा लेता है, खेल लेता है, उसी प्रकार कविता की भी कोई सीमा नहीं है, वह कोई बंधी हुई नहीं होती। और इस प्रकार सब घरों को एक कर देने की बात बच्चा ही जान सकता है या कविता ही जान सकती है। यस, ये तो हो गए अर्थ ग्रहण से संबंधित प्रश्नों के उत्तर। अगर आए तो हम इनमें से व्याख्या रीड करके या समझकर बता सकते हैं। इसके अलावा अगर ये पूछे कि ये इस पद्यांश का भाव क्या है, संदेश क्या है, तो हम वो भी व्याख्या के द्वारा बता सकते हैं। लेकिन अगर क्वेश्चन आ जाए कि एक जैसे पद्यांश दिया हुआ है, कविता एक खिलना है फूलों के बहाने, कविता का खिलना भला फूल क्या जाने, बाहर भीतर इस घर उस घर, बिना मुरझाए महकने के माने फूल क्या जाने। जैसे ये इतना ही पद्यांश देने के बाद नीचे आए कि इस कविता के काव्यांश के आधार पर कविता के रूप सौंदर्य या शिल्प सौंदर्य का वर्णन करें, तो उसके बारे में हम लिखेंगे कि नंबर 1, कवि ने कविता की व्यापकता और महत्व का वर्णन किया है। कविता में प्रतीकात्मकता है, मुक्तक छंद का प्रयोग है, और कवि ने तुकबंदी भी की है, जैसे बाहर भीतर इस घर उस घर, तो कवि ने इसमें तुकबंदी भी की है। शांत रस है, प्रसाद गुण विद्यमान है। फिर इसमें पीछे क्वेश्चन मार्क भी आ रहा है, तो इसमें प्रश्न शैली है। खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है और तद्भव शब्दावली की अधिकता है। अनुप्रास और मानवीकरण, जैसे कविता के ऊपर फूलों को खिलने का आरोप लगाया गया, तो इसमें मानवीकरण अलंकार है। जैसे बच्चों का खेल, तो इस प्रकार उन पे इसमें मानवीकरण अलंकार है। तो ये हम बताएंगे उसके शिल्प सौंदर्य या
काव्य सौंदर्य के बारे में। ओके, थैंक यू।